हेलो। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम ये जान लेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं और वो सांस कहाँ तक पहुंचता है? फेफड़े तक पहुंचता है। फेफड़े के बगल में ये जो होते हैं वो होते हैं रक्त कोशिकाएं, जो कि ऑक्सीजन को लेकर के हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि वायुमंडल से वायु को लिया गया, जिस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाकी गैसें मिली हुई है। ये गैसें नोज के द्वारा या फिर माउथ के द्वारा, दोनों ही माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और दोनों ही हवा जाके मिलेगी कहाँ पे? तो ग्रसनी में मिल जाती है। ग्रसनी में ये दोनों पाइप एक जगह आके जुड़ जाता है, जहां ग्रसनी से आगे स्वरयंत्र में यही वायु चले जाते हैं और स्वरयंत्र से आगे श्वास नली में। तो श्वास नली की दीवार जो होती है वो धूल कण या कोई परफ्यूम वगैरह अगर लिया है तो उसे अवशोषित कर लेती है। इससे आगे धूल कण या परफ्यूम का गमक नहीं जाता है, श्वास नली से ये चिपक जाते हैं। श्वास नली पे एक रिंग बना हुआ रहता है, ठीक है, जो कि हड्डियों का बना हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, पाइप का जो स्किन होता है, पतला सा लेयर, वो चिपक नहीं पाता है, उस वो हड्डी उसे रिंग क्या करती है, चिपकने से बचाती है। श्वास नली के बाद यही वायु कहाँ चले जाती है? हम देखते हैं श्वसनी में चले जाती है। ये दोनों जो है श्वसनी है। अगर हम बात करें श्वसनी की तो हमारे शरीर में दो पीस श्वसनी होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट श्वसनी और राइट श्वसनी। श्वसनिका से आगे ये जो आप छोटा छोटा पार्ट दिख रहे हैं, इसे हम लोग श्वसनिका को बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। और श्वसनिका के बाद यही पार्ट जो और भी छोटा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं वायु कोशिका वाहिनी। अब एक इससे भी छोटा होता है वायु कोश, जो कि डायरेक्ट फिगर में नहीं दिख सकता है, मगर फिगर को अगर बहुत ज्यादा जूम किया जाए तो वहां पे हम देखेंगे कि वायु कोश होता है वायु कोशिका वाहिनी के अंदर। वायु कोशिका वाहिनी को और छोटा किया जाए तो बनता है वायु कोश। वायु कोश तक वायु आ गई है वायुमंडल से, वायु कोश तक पहुंच गई। इसके बाद हम देखते हैं कि फेफड़ा के दीवार में ये वाला जो है, ये रक्त कोशिकाएं हैं। ये रक्त कोशिकाएं क्या करती है? रक्त कोशिका में होता है आरबीसी और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि उसमें एक ऐसी क्षमता होती है कि ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ठीक है, और पकड़ के रक्त में मिला लेता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ पकड़ के रक्त में मिला लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रक्त में मिला लेता है, जो कि यहाँ पर रक्त कोशिकाएं है वही। जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल करके बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और रक्त दोनों मिलकर के क्या बना दिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और यहां से ये रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिका में, शरीर में जितनी सारी कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में ऑक्सीजन लेके पहुंचती है। हर कोशिका में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त मिलके, ठीक है, आरबीसी रक्त में जो होता है वही रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो ऑक्सीजन पहुंचेगी किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। पुनः कोशिका में पहुंचने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास रह जाता है और हीमोग्लोबिन ब्लड में रहता है। यहीं पे कुछ क्रियाएं होती है, ठीक है, जैसे कि हम देखे हैं कि भोजन भी हम करते हैं। तो भोजन में क्या होता है? भोजन जब छोटा अणु होता है तो उसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज भोजन का जब बहुत छोटा विघटन हो जाता है तो उसे हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। ग्लूकोज का क्या होता है? एंजाइम की उपस्थिति में विखंडन होता है और उससे बनता है पायरुवेट और ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा बहुत ही थोड़ी मात्रा में बनती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भोजन का बहुत ही छोटा अणु है ग्लूकोज। एंजाइम की उपस्थिति में हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, बहुत सारे ग्रंथियां होती है जो एंजाइम का श्रवण करती है, एंजाइम को निकालती है। और इन्हीं एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट के बनाता है पायरुवेट और थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा। क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। ग्लूकोज जब एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा और ऊर्जा बनेगा। यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो अगर नापा जाए तो यहाँ पे 4 एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है, 4 एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है, मगर इस काम में 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाता है और बचता है हमारे पास सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा। तो हमारे पास बच गया 2 एटीपी ऊर्जा। तो ये काम कहाँ हुआ है? ग्लूकोज जो टूटा है सिर्फ एंजाइम की उपस्थिति में टूटा है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है। इसलिए चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, इसलिए इस काम को बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायु की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में टूट करके बनाएगा पायरुवेट और थोड़ी सी ऊर्जा। तो इस काम को हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन होगा कहाँ? कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। इस पुनः जो ये पायरुवेट बच गया है ना, इसमें बहुत सारा ऊर्जा है, बहुत सारा ऊर्जा है जो कि टूट के भी रिलीज नहीं हुआ है। तो क्यों होता है?
तो पायरुवेट को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ पे चूंकि वायु की जरूरत हो रही है, इसलिए इस काम को हम बोलेंगे वायवीय श्वसन, यानी कि पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटती है, यही कहलाता है वायवीय श्वसन। तो पायरुवेट चूंकि ऑक्सीजन से मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि पायरुवेट का ऑक्सीकरण हुआ है। हम क्या बोल सकते हैं कि पायरुवेट का ऑक्सीकरण हुआ है। तो जब पायरुवेट में ऑक्सीजन मिलता है, या फिर बोल सकते हैं पायरुवेट का ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। इन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बन रहा है। तो यहीं पे हम देखें कि ऑक्सीजन मिला और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हम बोले थे ना कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन गया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन कैसे गया, तो वो यहाँ पे बन रहा है कि कोशिका में पायरुवेट को तोड़ने के लिए जब उसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो निकलने वाला पदार्थ ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहीं पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल गया था। किस प्रकार निकला था ये मैंने बता दिया है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीजन का जरूरत हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन। पूछा जाए कि वायवीय श्वसन कहाँ पे होती है, तो हम बोलेंगे कोशिका में। अगर ये भी आ जाए कि कोशिका के किस भाग में होती है, तो हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्या, वायवीय श्वसन। तो उसमें कितना ऊर्जा बना था, 4 एटीपी बना था और 2 खर्च हो गए थे, बचे कितने थे, 2 एटीपी ऊर्जा। पुनः अगर हम पूछे कि वायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है 38 एटीपी ऊर्जा। टोटल अगर पूछा जाए तो हमारे पास है 40 एटीपी ऊर्जा। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास कितने हैं, 40 एटीपी ऊर्जा। एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से, एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से हमें मिला है 40 एटीपी ऊर्जा। कितने अणु के टूटने से, ग्लूकोज का एक अणु टूटा है और हमको मिला है 40 एटीपी ऊर्जा। इससे पहले हम थोड़ी सी ये बात भी देख लेंगे कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या होती है 6, ग्लूकोज में कार्बन की संख्या होती है 6। वही पायरुवेट में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे कार्बन की संख्या होती है 3, यानी कि एक ग्लूकोज जब टूटेगा तो पायरुवेट कितना बनेगा, 2 बनेगा। एक ग्लूकोज के टूटने से पायरुवेट कितना पीस बनेगा, 2 पायरुवेट बनेगा। तो एक ग्लूकोज के टूटने से हमको कितना ऊर्जा मिल गया, 40 एटीपी ऊर्जा बन गया। इसी 40 एटीपी को अगर हम कैलोरी में काउंट करना चाहे तो हमको मिल जाएगा 40 एटीपी मतलब हो गया 722 कैलोरी ऊर्जा। तो एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से हमारे शरीर को मिलेगा 722 कैलोरी ऊर्जा, यानी कि 40 एटीपी ऊर्जा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एटीपी, तो हम जान ही लेते हैं कि एटीपी क्या होता है। जिस तरह से हम क्या करते हैं, एक बोतल में पानी को रखते हैं और जब भी हमारे शरीर को जरूरत होता है तो हम पानी थोड़ा थोड़ा करके उससे पी लेते हैं। तो सेम उसी टाइप से जब हम खाना खाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि खाना खाते समय ही हमारे शरीर में ऊर्जा का जरूरत होगा। खाना खाने के बाद भी हमें ऊर्जा की जरूरत है और खाना खाने से पहले भी ऊर्जा की जरूरत है। तो शरीर क्या करता है, खाना से जो ऊर्जा मिल रहा है उस ऊर्जा को एटीपी में बंद करके रख लेता है, उस एटीपी में बंद करके रख लेता है। और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही एटीपी ब्लास्ट होता है, फूटता है और इससे ऊर्जा हमारे शरीर को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम एटीपी का फुल फॉर्म नहीं बल्कि एटीपी का यूज बताया। एटीपी होता क्या है, एटीपी ऊर्जा को रखने वाला है, ऊर्जा को रखने वाला है, ऊर्जा को स्टोर करता है। एटीपी क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करता है। तो हम क्या देखें, अवायवीय श्वसन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज का एंजाइम की उपस्थिति में टूटना और पायरुवेट थोड़ा सा ऊर्जा बनाना, ये अवायवीय श्वसन कहलाता है, कोशिका द्रव्य में होता है। पुनः वायवीय श्वसन के अगर बारे में पूछा जाए तो पायरुवेट का ऑक्सीकरण कराते हैं, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, और इस काम को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन से 4 एटीपी ऊर्जा बनता है और 2 एटीपी ऊर्जा खत्म हो जाती है। वायवीय श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। टोटल वायवीय और अवायवीय श्वसन को मिलाने के बाद हमारे पास 40 एटीपी ऊर्जा आता है, जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनता है। अब हम जानते हैं यही चीज को कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, रक्त के हीमोग्लोबिन से मिला था, आरबीसी से मिला था, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर के बनाया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कोशिका में जाएंगे, कोशिका में जाने के बाद ऑक्सीजन उन्हें देने के लिए पुनः ये टूट जाएंगे। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कोशिका रख लेगा और हीमोग्लोबिन पुनः क्या करेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर के बनाएंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः क्या होगा, फेफड़ा में आएगा और फेफड़ा में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन पुनः अलग हो जाएंगे। वही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएगा और हीमोग्लोबिन रक्त में घूमता रहेगा और यही प्रक्रियाएं क्या होंगी, बार बार दोहराती रहेंगी शरीर में और ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। देखेंगे कि फेफड़ा के बगल में 12 जोड़ी पसली होती है। हम 12 जोड़ी क्यों बोल रहे हैं, 24 पसली क्यों ना बोल दिए, तो इसका भी एक रीजन है कि 12 पसली लेफ्ट साइड में होती है और 12 पसली राइट साइड में होती है। 12 पसली लेफ्ट साइड में होती है, 12 पसली राइट साइड में होती है। और इन्हीं फेफड़ा के नीचे में होता है डायफ्राम, इसी के नीचे में होता है डायफ्राम। तो जब फेफड़ा फूलती है तो डायफ्राम भी फूल के बड़ा हो जाता है और जब हवा निकलता है तो ये दोनों ही सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं। अभी इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इसके बाहर में पसली है, 12 जोड़ी पसली होती है। अगर हम एक बलून को अपने हाथों से इस टाइप से दबा के पकड़ें
तो जब हम अपने उंगली को नीचे अंदर की ओर दबाएंगे तो क्या होगा, इस उंगली के बीच से बलून बाहर की ओर निकल जाएगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि उसका आकार बड़ा हो जाएगा। और हम हाथ को जब पीछे करेंगे तो बलून खुद ब खुद अंदर आ जाएगा, हम बोल सकते हैं कि इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो जब पसलियां दबेंगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो है उसका आकार बढ़ जाएगा। इन्हीं चीजों को हम देखते हैं कि जब पेशी संकुचित होगी, जब पेशी क्या होगी, सिकुड़ेगी, संकुचित होगी तो पसली फैल जाएगी। जब पेशी संकुचित होगी तो पसलियां फैल जाएगी, और पसलियां के फैलने से क्या होगा, वक्षगुहा का आकार बड़ा हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं फेफड़ा का आकार बड़ा हो जाएगा। और अब आकार बड़ा होने से उसका वायुदाब कम हो जाएगा। अगर किसी भी चीज का आकार बड़ा हो जाता है तो उसका वायुदाब कम हो, जब फेफड़ा का आकार बड़ा हो जाएगा तो इसमें वायुदाब कम हो जाएगा और ये बाहर से वायु को खींच लेगी। ठीक है, जब क्या होगा, वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होगा तो उस टाइम में ये बाहर से वायु को अपने अंदर खींचेगी। हम देखते हैं तो जब कम वायुदाब है, जैसे कि हम टायर में जब हवा डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम पंप की तरफ प्रेशर ज्यादा लगाते हैं और टायर की तरफ प्रेशर कम होता है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर से वायु कम प्रेशर की ओर जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की ओर आ जाए। तो हम देखते हैं कि जब फेफड़ा फूलती है तो इसमें वायुदाब कम हो जाता है, तो इसमें वायुदाब कम हो जाता है। तो जब वायुदाब कम होगा तो ये क्या करेंगे, बाहर से वायु को अंदर खींचेंगी। पुनः जब इसका वायुदाब बढ़ जाएगा तो ये उसी वायु को शरीर से बाहर फेंक देंगी। तो ये तो होता है सांस रहेगा। तो यही चीज हम देखिए, यहाँ पे हम पूरा का पूरा श्वसन को कवर किए हैं। मानव शरीर में श्वसन किस प्रकार से होता है। मानव शरीर में श्वसन बस इतना ही था। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 2 है जो कि श्वसन है। चैप्टर का नाम है श्वसन। उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और वो समझ पाएंगे कि श्वसन क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है